गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाली वीडियो में 11th केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, उसमें हमने नील्स बोर के सिद्धांत की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड ऑफ नील्स बोर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने कृष्णिका विकर्ण तक हमने स्टडी कर ली थी। उसके बाद आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि विद्युत चुंबकीय विकर्ण के कणीय स्वरूप की व्याख्या करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कणीय स्वरूप की व्याख्या करता है। ठीक है, क्या कहता है ये सिद्धांत प्रभाव कि जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित करवाया जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों से जो धारा बनती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये प्रभाव कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश विकिरण को धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तुरंत ही उसी समय देन एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसे हम डायग्रामेटिकली समझें। ये कैथोड है किसी धातु का, इसमें सीजियम धातु का लेप किया है मान लेते हैं, और ये कांच की नली है। दूसरी तरफ एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, विभव वितरक बैटरी से। यहाँ पर हमने माइक्रो एमीटर लगा दिया, इससे धारा की दिशा का पता पड़ेगा। यहाँ से रेडिएशंस आ रहे हैं, तो ये जैसे ही धातु की सतह पर पड़ते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से उत्सर्जित होने लग जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं और एनोड की ओर गति करने लग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और जो इस इफेक्ट से जो धारा बनती है उसे फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, बैटरी का पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के आपतन में, फोटोन के आपतन में या रेडिएशन के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे ही इंसाइडेशन होगा लाइट का तुरंत इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा को हम यहाँ लिखें, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम y अक्ष पर शो करें और प्रकाश की आवृत्ति को यहाँ लिखें, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये जो है यहाँ से न्यू जीरो स्टार्ट होता है। न्यू जीरो क्या है? न्यू जीरो दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति, प्रकाश विकिरण की दहली आवृत्ति, यानी कि वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित नहीं कर सकता। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश लिया तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पर डाले तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, डिपेंड करती है न कि तीव्रता पर। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती।
यानी कि नियत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीव्रता फिक्स रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई फिक्स संबंध नहीं होता, ये नियत रहती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। प्रकाश की तीव्रता का मतलब ये है कि एकांक क्षेत्र में पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फोटोन की संख्या एकांक क्षेत्र में पर यूनिट एरिया में पड़ने वाले फोटोन की संख्या, क्योंकि प्रकाश फोटोन से मिलकर बना हुआ है तो फोटोन की संख्या, तो फोटोन की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है, इकाई क्षेत्रफल में पड़ने वाले फोटोनों की संख्या। तो फोटोनों की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। हाँ, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो प्रकाश की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद होती है प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है? प्रकाश विद्युत समीकरण स्टूडेंट कि फोटोन की कुल ऊर्जा को हम hν से व्यक्त करते हैं। ये फोटोन की कुल ऊर्जा है, फोटोन की कुल ऊर्जा, और ये बराबर होती है hν प्लस में 1/2 mv², ठीक है स्टूडेंट। hν 0 क्या है? कार्यफलन है, कार्यफलन यानी कि वह ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो प्रकाश की कुल ऊर्जा या फोटोन की कुल ऊर्जा धातु की सतह से, इसका कुछ भाग तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होता है, इसे कहते हैं हम कार्यफलन, और बाकी का कुछ ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्यफलन प्लस में गतिज ऊर्जा, ये टोटल होती है फोटोन की ऊर्जा के, या हम इसको तो यही रखें 1/2 mv² को, गतिज ऊर्जा को, इसको वहाँ ले जाएं तो hν माइनस में hν 0, ν0 क्या है? दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति है। तो 1/2 mv² क्या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, तो H कॉमन है, प्लांक स्थिरांक ν माइनस में ν0। ये समीकरण होगी प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि फोटोन की कुल ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आता है, बाकी इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में काम आता है, यानी कार्यफलन प्लस में गतिज ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर का सिद्धांत, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है स्टूडेंट? नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत है वो यूँ कहता है कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के। पहला पॉइंट है नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में, और जब तक वो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तब तक ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगर निश्चित कक्षा में है, ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जाए, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाए तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और जब उच्च से निम्न में आए तो ऊर्जा को त्यागेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और जब कोई हाई लेवल से लो लेवल में आएगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा त्यागेगा, ठीक है। और जब तक वो एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है तब तक ना तो ऊर्जा त्यागेगा और ना ही ग्रहण करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण hν की इकाइयों के रूप में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फोटोन या क्वांटा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन हमेशा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। एक स्थायी वृत्ताकार कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, एक स्थायी वृत्ताकार कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जैसे ये, तो इसके कोणीय संवेग का मान mvr बराबर होता है nh/2π के। कोणीय संवेग जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr ये होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर के सिद्धांत का एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, याद रखना है। दूसरा, स्थायी वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस पर दो बल काम करते हैं, तब ये संतुलित है। एक बल बाहर की ओर लगता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं, और इसे mv²/r से शो करते हैं।
और एक बल अंदर की ओर रखता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, जो नाभिक खींचता है इसको, क्योंकि नाभिक तो प्लस है, प्लस माइनस को खींचेगा, तो इसे कहते हैं अपकेंद्री बल। और इसका मान होता है ZE² बटे में R²। ठीक है स्टूडेंट, एक बल बाहर की ओर लगता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं, और एक बल अंदर की ओर लगता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, और इसे शो करते हैं ZE² बटे R²। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशाओं में भिन्न भिन्न। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल mv² बटे R और ZE² बटे R²। R क्या है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब हम इस नील्स बोर के जो सिद्धांत हैं उससे कौन कौन सी सफलताएं मिली, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, हम पहले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेग हम इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं पहला पॉइंट है अभिकेंद्रीय बल ZE² बटे R² बराबर होता है अपकेंद्रीय बल mv² बटे R। पहला पॉइंट, तो R से R खत्म, ये आया क्या, ZE² बटे में R बराबर हो गया mv²। समीकरण नंबर 1, ये नील्स बोर का पहला पॉइंट है कि अभिकेंद्रीय बल जो कि अंदर की ओर लगता है इलेक्ट्रॉन पर, अपकेंद्रीय बल जो बाहर लगता है, बराबर होते हैं और दिशाओं में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ जो है दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन के mvr यानी कोणीय संवेग जो होता है NH/2π के बराबर होता है। हम यहाँ से R निकाल लेते हैं, तो R बराबर NH/2π, mv वहाँ चला जाएगा, तो ये R का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में ये R का मान रखेंगे, तो ZE² R की जगह जाएगा NH गुणा में 2π mv बराबर mv²। m से m खत्म, एक v से एक v खत्म, तो ये v बराबर बचा, यहाँ v बच गया, v बराबर हो गया 2π ZE² बटे में NH यानी इलेक्ट्रॉन का वेग। और ये बराबर होता है जब पाई का मान रखोगे 22/7, n का मान 1 रखोगे पहले कक्ष के लिए, h का मान 6.6, प्लांक स्थिरांक है 6.6 गुणा 10⁻⁴ जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का आवेश रखोगे 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ESU। Z का मान हाइड्रोजन के लिए 1 रखोगे, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.186 गुणा 10⁸ और यहाँ से Z छोड़ देना और यहाँ n छोड़ देना, गुणा में Z बटे n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र क्या आ गया है, 2π ZE² बटे NH। 2π ZE² बटे NH, ये हमें याद रखना है। अब हमें इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या निकालनी है, तो हम समीकरण 2 में ये मान रखेंगे। दूसरा सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π के बराबर होता है, तो v का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो v का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास v का मान आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया है। तो समीकरण 2 में हम v का मान रखेंगे, m गुणा में v का मान 2π ZE² बटे NH गुणा में R बराबर NH/2π। हमें कक्ष की त्रिज्या निकालनी है, वेग तो हमने निकाल लिया, वेग का मान आ गया 2π ZE² बटे NH। अब हमें कक्ष की त्रिज्या निकालनी है, तो R बराबर ऊपर वाली को नीचे ले आओ, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, तो NH तो n² क्योंकि NH NH से गुणा होगी, और ये वाली टर्म्स जो हैं ये नीचे आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, R बराबर n² बटे में 4π² m ZE²। ये इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या का सूत्र हो गया। अब इनके मान रखेंगे, H का मान वही 6.6 गुणा 10⁻⁻34, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आवेश की इकाई होती है। तो ये आ जाएगा 0.529। सिर्फ n² को छोड़ देना और नीचे Z को छोड़ देना। पाई का मान 22/7 या 3.14 रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेग m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम में रखोगे, तो यह आ जाएगा 0.529। n² को ऊपर रखो और Z को नीचे,
ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ये इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या आ गई। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का वेग हमने निकाल लिया, v बराबर 2πz² बटे में nh, और त्रिज्या का मान सूत्र आ गया, त्रिज्या का सूत्र आ गया r बराबर n² h² बटे 4π² mze²। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा का परिकलन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा, और टोटल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पहले लिख लो, चाहे स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -ze² बटे r, इसके बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है -ze² बटे r। जेड यहाँ परमाणु क्रमांक है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। ठीक है स्टूडेंट, अब mv² की जगह हमने माना था नील्स बोर का पहला सिद्धांत कि अभिकेंद्रीय बल Ze² बटे r² बराबर होता है अपकेंद्रीय बल 1/2 mv²। ये अपकेंद्रीय बल है, 1/2 ना अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है अपकेंद्रीय बल के, और अपकेंद्रीय बल होता है mv² बटे r। तो r से ये हमने खत्म कर दिया था, तो mv² बराबर क्या आ गया, mv² आ गया Ze² बटे r। तो यहाँ mv² की जगह चूंकि mv² बराबर होता है Ze² बटे r, तो ये मान रखेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -Ze² बटे r प्लस 1/2 mv² की जगह लिखेंगे Ze² बटे r। तो ये भी Ze² बटे r है और ये भी Ze² बटे r है, तो ये एक Ze² बटे r है, ये आधा है, तो एक में से आधा गया, माइनस के एक में से आधा गया प्लस का, तो E बराबर माइनस का आधा बचा Ze² बटे r। चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल चुके हैं, r बराबर n² h² बटे में 4π² mze²। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या r का मान आ चुका है, तो r का मान यहाँ लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -1/2 Ze², r की जगह n² h² बटे 4π² को ऊपर ले जाओ 4π² mze²। काटा पीटी करें, 2 1 हम 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -2π² mz² बटे में n² h², -2π² mz और z² और E² बटे में n² h²। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ गई। अब हम इनके मान रखेंगे, E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, Z का मान 1, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये द्रव्यमान है, H प्लांक स्थिरांक है, इसका मान 6.6 × 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है, ये मान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 गुणा में इसको छोड़ दो Z² को और नीचे n² को, 13.6 गुणा में Z² बटे n² आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस वैल्यू से न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब m का मान आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की घात -28 ग्राम, Z का मान 1 है, परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, H का मान बता दिया प्लांक स्थिरांक 6.6 × 10 की घात -34, N का मान 1, पाई का मान 3.14, E का मान बता दिया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.8 × 10 की घात -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये मान रखोगे, बस Z को छोड़ देना और N को, तो ये आ जाएगा -13.6 गुणा में Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो एक्सप्लेनेशन किया है रदरफोर्ड बोल्स के सिद्धांत में वो पॉइंट्स समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, बाकी हम नोट्स की PDF सेंड कर देंगे
और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।